बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हमने एनर्जी का कॉन्सेप्ट लिया था कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज फॉर्म में मूव करती है। कोई भी सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही करेगा। तो बोर ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को बेस बनाते हुए उन ऑब्जेक्शंस को आंसर किया जो रदरफोर्ड के मॉडल में था। तो इसकी हम बात करेंगे कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या है। ठीक है, 1913 में इन्होंने एक नई बात की है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के हवाले से। तो 1913 में बोर ने अडॉप्ट किया है प्लैंक्स आइडिया अबाउट एनर्जी, कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, और अपना एक नया एटॉमिक मॉडल जो है प्रपोज्ड किया कि एटम जो है वो स्टेबल कैसे है। अगर मैं रदरफोर्ड मॉडल की बात करूं तो उसमें ये डिफाइन किया जा रहा है कि एटम का सेंट्रल जो है वो न्यूक्लियस है जिसमें सब प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ये मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा और उसकी वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी, और वो स्पाइरल पाथ से मूवमेंट करते हुए उसको एटम के साथ न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाना चाहिए और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए। ये दोनों काम नहीं हो रहे। तो एटम की स्टेबिलिटी का कॉज क्या है? इनके जो एटॉमिक मॉडल है, ये एटॉमिक थियरी है, उसके जो पॉस्टुलेट्स हैं उनमें नंबर 1 नोट डाउन कीजिएगा। पहली बात क्या करेंगे हम? पहली चीज जो है कि एनर्जी को क्वांटाइज फॉर्म में लेते हुए इन्होंने ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल का एक कॉन्सेप्ट दिया है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, उनका एक फिक्स पाथ है। इलेक्ट्रॉन रैंडम मूवमेंट नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू एनर्जी फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करता है अकॉर्डिंग टू एनर्जी। हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के बाद एनर्जी का एक लेवल है, ये सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है। एनर्जी जो है वो क्वांटाइज फॉर्म में होती है। ओके, और ये एनर्जी का सबसे लोएस्ट लेवल है। क्या नाम है इसका? E1। इसके बाद अगर हायर एनर्जी होगी तो वो एक डिफरेंट हायर ऑर्बिट में होगा इलेक्ट्रॉन, और उसकी एनर्जी मैं कह रहा हूं E2 है। एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट एनर्जी है तो वो इस ऑर्बिट में होगा। इससे कम एनर्जी नहीं होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इससे करीब नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू एनर्जी एटम के अंदर प्लेस्ड हो रहे हैं ऑर्बिट्स में। जब एनर्जी फिक्स्ड वैल्यूज में मूव करती है इसलिए इलेक्ट्रॉन के पाथ भी फिक्स्ड है, और इलेक्ट्रॉन इन पाथ में ही हो सकता है। अब जैसे मैंने यहां दो सर्कुलर पाथ बनाए हैं, E1 और E2, अकॉर्डिंग टू एनर्जी ये मैंने दो सर्कुलर पाथ बनाए हैं। जैसे आपको याद होगा कि क्वांटाइज की फॉर्म में मैंने कुछ नंबर जब दिए थे तो मैंने कहा था क्वांटाइज नंबर जो है सपोज करें कि 5 लीस्ट है और इसका डबल क्या होगा? 10 होगा। अब 5 और 10 के दरमियान कोई वैल्यू नहीं है, तो 6 7 8 9 पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो 5 है या फिर उसका 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है। एनर्जी क्वांटाइज होती है। ये बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं बार बार आपको एडमिट करता जा रहा हूँ और पढ़ाता भी जा रहा हूँ। मैं एक वक्त में दो काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इसकी हैबिट बना लीजिए। जब तक ऑनलाइन क्लास है आफ्टर 30 मिनट्स किसी को क्लास में एंटर नहीं किया जाएगा।
30 मिनट्स इज इनफ टाइम कि अपने नेट को स्टेबल करके आप क्लास ज्वाइन कर लिया करें। ये बहुत डिफिकल्ट मेरे लिए है कि मैं 3-4 जगह पे काम कर रहा हूँ, एक साथ कर रहा हूँ। मुझे फोकस करना है अपने लेक्चर के ऊपर, मुझे कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। तो मैं बहुत देर से देख रहा हूँ और काफी दिन हो गए इसको, मोर देन अ मंथ हो गया है कि बार बार एडमिट कर रहे हो। ये इंटरनेट स्टेबल ना होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा होता है, या आप लेट हो रहे हैं तो क्लास में आने की जरूरत नहीं है, फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुने आराम से। क्लास के लिए आप पाबंद हैं, 9 बजे आपको तैयार होना चाहिए। 9:30 के बाद सब सुन लीजिए, 9:30 के बाद मैं किसी को दोबारा एंटर नहीं करूंगा। अभी टाइम क्या हो रहा है? इट्स मेरे पास मेरे ख्याल से, जरा देख लेता हूँ। देखिए हर कुछ सेकंड्स के बाद कोई ना कोई ऐड हो रहा होता है। 9:19 मेरे पास हो रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट 9:30 पे मैं रूम लॉक कर दूंगा, कोई और एंटर नहीं होगा क्लास के अंदर। मैं इसको दोबारा से स्टार्ट लेता हूँ कि बात हमारी बीच में रह गई। दोबारा से मैं बात करता हूँ। देखिए, हम ये कहते हैं कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, क्योंकि बोहर ने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो प्लैंक्स कॉन्सेप्ट लिया है अबाउट एनर्जी। एनर्जी की क्वांटाइज्ड वैल्यू जो है वो कौन सी है? एच न्यू इज द लीस्ट वैल्यू, ठीक है। अगर इससे ज्यादा होगा, ये लीस्ट वैल्यू है, इससे ज्यादा अगर एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो उसका 2 टाइम होगा। फिर क्या होगा? 3 टाइम होगा। इनके दरमियान कोई वैल्यू नहीं होती है। एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में मूव नहीं करती है। एनर्जी स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक पैकेट फॉर्म में मूव करती है, क्वांटाइज फॉर्म में मूव करती है। अब हम कहते हैं न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू एनर्जी एक फिक्स पाथ में मौजूद होगा, क्योंकि एनर्जी की फिक्स वैल्यू होती है। ये सबसे लोएस्ट एनर्जी है, इसको हमने E1 का नाम दिया। इससे ज्यादा एनर्जी होगी तो वो इससे हायर ऑर्बिट में होगा, उसको हमने E2 का नाम दिया। E1 और E2 के दरमियान इलेक्ट्रॉन हैंग नहीं हो सकता है, क्योंकि एनर्जी की क्वांटाइज वैल्यू जो है वो एच न्यू और 2h न्यू के इन बिटवीन नहीं हो सकती है। अगर मैं सपोज करता हूँ, इसको मैं एक नंबर देता हूँ, ये 5 है, तो 5 अगर लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो उससे हायर क्या होगा? इसका 2 टाइम होगा, 5 2 = 10। उससे हायर वैल्यू क्या होगी? 3 टाइम होगा, तो वो क्या होगा? 15। तो एनर्जी जो है वो क्वांटाइज फॉर्म में होती है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर अकॉर्डिंग टू एनर्जी फिक्स्ड फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। इन पाथ को ऑर्बिट्स कहते हैं, इन पाथ को शेल्स कहते हैं, इन पाथ को एनर्जी लेवल्स कहते हैं। इन एनर्जी लेवल्स के जो नाम है, नाम वो अल्फाबेट से यूज करते हैं, कैपिटल K L M N। इन एनर्जी लेवल्स को, इन फिक्स पाथ को हमने ये नाम दिया हुआ है। पहला एनर्जी लेवल जो है फर्स्ट नंबर में 1 इज अ K, सेकंड इज L, थर्ड इज M, फोर्थ इज N। यूं हमने इनको नेम दिए हुए। ये फिक्स पाथ है। इनकी थ्योरी का पहला पोस्टुलेट क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ये एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल में होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उनकी एनर्जी स्टेट बढ़ती है, तो वो हायर ऑर्बिट में मूव होते जाते हैं, हम उनको प्लेस करते चले जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी मिनिमम एनर्जी जो है उसमें मौजूद है। ये सपोज करेंगे एक एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, हाई इन एनर्जी है। वो अपनी एनर्जी कम करता है तो वो ड्रॉप होता है, अपने से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता है, वो ड्रॉप होता है और वो इस ऑर्बिट में आता है। इस ऑर्बिट में आने के बाद उससे वो एनर्जी और रिलीज करता है, और जितनी एनर्जी है वो रिलीज करके मिनिमम वैल्यू में आता है, तो वो कहाँ आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। इससे कम एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इससे और करीब जा नहीं सकता है, इसलिए वो कभी न्यूक्लियस टकराएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग होता है, तो लीस्ट वैल्यू जो है 5 से कम नहीं होती है कि 4 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 1 हो जाए, फिर 0.9 0.8, और कम होते 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 के जाके वो न्यूक्लियस टकरा जाए। एनर्जी इस फॉर्मेट में नहीं होती है। तो ये असल में आइडिया ये लेकर
एनर्जी का आइडिया लेकर बोर ने एक नया एटॉमिक मॉडल पेश किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ टर्म्ड एज ऑर्बिट्स और शेल्स और एनर्जी लेवल्स। ये नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पोस्टलेट का पॉइंट नंबर 1 को कॉपी कर लें। अब न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके पाथ हैं। मिसाल के तौर पे ये एक एटम है, सेंट्रल इज द न्यूक्लियस, इसके बाहर सर्कुलर रिंग्स नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट लोएस्ट एनर्जी लेवल इज अ रेड कलर, उससे हायर एनर्जी लेवल ग्रीन कलर, और रेड और ग्रीन के दरमियान कोई लेवल नहीं है। इलेक्ट्रॉन या रेड ऑर्बिट में होगा या ग्रीन ऑर्बिट में होगा, फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा, दो के दरमियान नहीं हो सकता है। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू एच न्यू होगी या उसकी डबल होगी। 1.5 नहीं हो सकती है, 1.1 नहीं हो सकती है, 1.7 नहीं हो सकती है। इसके बाद थर्ड ऑर्बिट जो है देखें वो येलो कलर का है, और फोर्थ ऑर्बिट जो है वो ब्लू कलर की हमने लाइनिंग की हुई है, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं मैं किस ऑर्बिट का नाम ले रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, as long as electron revolve in a fixed circular orbit its energy remain constant। जब तक कोई ऑर्बिट किसी ऑर्बिट में मौजूद है और जब तक उस ऑर्बिट में वो रहेगा, जितनी देर तक मूव करता रहेगा, उसकी एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग ऑर्बिट में मौजूद है। जब तक वो उस ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी खुद ब खुद ना कम होगी ना ज्यादा हो जाएगी। हम कह रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर ये एक ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे लोएस्ट वैल्यू जो पॉसिबल है वो इसकी एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग ये मूव करता जा रहा है। ये पहला ऑर्बिट है, इसको के ऑर्बिट कहते हैं। अब जब तक इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है, इसकी एनर्जी कांस्टेंट है। अब मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन को या एटम को हीट करता हूं, तो मैं एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके पास अपनी एनर्जी मौजूद है, इस ऑर्बिट वाली एनर्जी मौजूद है, इसलिए इस ऑर्बिट में प्लेस हुआ हुआ है। कुछ एनर्जी आके इसमें ऐड हुई तो इसका एनर्जी कंटेंट चेंज हो गया। इसका एनर्जी कंटेंट इस ऑर्बिट का डबल हो गया है, तो ये जंप कर जाएगा, फ्लाई कर जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर, ये मूव कर जाएगा वहां पे। ये इन दो ऑर्बिट के दरमियान में हैंग नहीं हो सकता है, स्ट्रेट फ्लाई कर जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिट में। इसकी एनर्जी चेंज हो गई है। इसके ऑर्बिट में जो लोएस्ट एनर्जी थी उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद था, अब वो एनर्जी लोएस्ट नहीं है, मतलब इसकी एनर्जी फर्स्ट किया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इसने एनर्जी डबल कर दी, अब 10 अगर हो गई है तो इस ऑर्बिट की एनर्जी तो 5 है, इस स्टेट की, इस लेवल की एनर्जी 5 है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब मूव नहीं कर सकता है, तो ये डिफरेंट लेवल में चला जाएगा। तो यूं न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी के लेवल्स हैं, इसके बाद से हायर एनर्जी लेवल जो है थर्ड है, लेवल्स हैं, और एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन और दूर हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एटम में से मूव करता है लोअर से हायर ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी गेन करता है, और जैसे ही एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर जाता है तो एटम उसका अनस्टेबल होता है, और वो अपनी स्टेबिलिटी को दोबारा गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को वापस आना पड़ता है। जब वो लोअर से हायर में जा रहा है तो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे ही वो हायर ऑर्बिट पे जाता है उसी समय एटम अनस्टेबल होता है कि लोअर ऑर्बिट एम्प्टी हो गया। अपनी स्टेबिलिटी को दोबारा गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को वापस आना पड़ता है, और जो डिफरेंस ऑफ द ऑर्बिट होता है एनर्जी का, वो रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और हमें कलर्स मिलते हैं। जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उस एनर्जी का कलर मिलेगा आपको। अगर लो एनर्जी की सबसे कम एनर्जी रिलीज की है, एनर्जी रिलीज की है जो भी, वो सबसे लीस्ट वैल्यू ऑफ द एनर्जी रिलीज की है, तो रेड कलर मिलेगा। विजिबल लाइट की जो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हुई है तो आपको वॉलेट कलर मिलेगा। तो यूं हमें एनर्जी रिलीज होती हुई नजर आती है और स्पेक्ट्रम बन रहा होता है।
हम दोबारा पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, इन ऑर्बिट्स को कहा जा रहा है ये सर्कुलर है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। जैसे मिसाल देखिए, ये एक एनिमेशन है, हाइड्रोजन का एटम है जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करता जा रहा है। ये एनर्जी की एक स्टेट है, ये एनर्जी का एक लेवल है। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो इस ऑर्बिट के अकॉर्डिंग है, तो ये यहाँ पे मूव करता रहेगा जब तक कहीं एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिलके ज्यादा ना हो जाए। इस कम एनर्जी होती नहीं है तो ये एनर्जी तो लूज कर ही नहीं सकता कि और कम एनर्जी कम करके और करीब हो जाए, ये सबसे लोअर लेवल ऑफ एनर्जी है। तो हम ये कह रहे हैं एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ओके, पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट्स कब करते हैं? जब तक किसी ऑर्बिट में मौजूद है एनर्जी रिलीज नहीं कर रहे, इमिट कब करते हैं? तो पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जब किसी हायर से लोअर में आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वो एच न्यू है। पहले इसको समझ लें दोबारा, फिर इसको कॉपी कर लें। मैं रिपीट करता हूं बात को। हाइड्रोजन के एटम के सेंटर में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, और उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे लोअर एनर्जी लेवल में मौजूद है। इस एनर्जी लेवल को हमने कहा है E1। अब जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मौजूद है इसकी एनर्जी कांस्टेंट है, मूव करता रहेगा। अब हम एलिमेंट को हीट करते हैं तो हम एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को। इस एक्स्ट्रा हीट आने से इसकी एनर्जी कंटेंट बढ़ गई है, तो ये मूव कर गया, फ्लाई कर गया अपने से ज्यादा एनर्जी वाले लेवल के अंदर। जो ये हायर एनर्जी लेवल है उसको नाम दिया है मैंने E2। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जब तक इलेक्ट्रॉन इस E1 में था एनर्जी रिलीज नहीं हो रही थी, जब इसने हीट गेन की है, रिलीज नहीं हो रही है। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है हायर की तरफ तो एटम अनस्टेबल होता है और ये अगले लम्हे वापस आता है। अब जब ये वापस आ रहा है E2 से E1 में, जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो रहा है फ्रॉम E2 टू E1, तो वो रिलीज कर रहा है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, और अगर ये लाइट एनर्जी है तो उसको फोटोन कहते हैं हम। जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम E2 टू E1, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, इन ऑर्बिट की जो डिफरेंस है एनर्जी का, वो रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, और आपको एनर्जी रिलीज होती हुई किसी कलर की फॉर्म में नजर आ रही है। रेड कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, कोई भी कलर मिल रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन वापस आता है फिर दोबारा वो हीट हो रहा होता है, फिर वो मूव कर जाता है। जब वो लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी गेन करता है, और फिर वो जब हायर से लोअर में आता है तो फिर एनर्जी रिलीज करता है। तो एनर्जी मुसलसल रिलीज नहीं कर रहा है, एनर्जी सिर्फ कब रिलीज कर रहा है? व्हेन इट्स जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जब वो जंप करता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल E2 से टू लोअर एनर्जी लेवल E1, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर होती है। और ये डिफरेंस जो है ये प्लैंक्स का जो कॉन्सेप्ट है क्वांटा वाला, उसके इक्विवेलेंट होगा या उसके किसी वैल्यू के बराबर होगा। डिपेंड करता है कि कितना डिफरेंस है। ठीक है, तीन बातें की हैं। न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी के लेवल्स हैं, फिक्स लेवल्स, उनकी फिक्स एनर्जी होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में उनकी एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी रिलीज कब होती है एटम में? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। और ये एनर्जी जब भी रिलीज होगी क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगी, स्पेसिफिक अमाउंट रिलीज होंगे। कॉपी कर लें इसको। फोटोन बेटा लास्ट लेक्चर को दोबारा सुनिएगा, जाके कहीं देखिएगा, उसमें मैं बात कर चुका हूँ फोटोन क्या होता है। फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, तो उसमें हमने बात कर चुके हैं फोटोन क्या होता है। फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है।
थर्ड पॉइंट कॉपी कर लो। आप मुझे डन कहोगे तो मैं आगे मूव करूंगा, स्लाइड मूव करूंगा। इस थ्योरी के 3 पॉइंट्स हो गए हमारे। हमने एनर्जी का जो न्यू कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट को लेके अगर आप बात करेंगे तो कभी भी आप एटॉमिक मॉडल को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो क्वांटम मैकेनिक्स आने से कई चीजें चेंज हो गई हैं। बेटा तीनों पॉइंट्स लिंक करते हैं, तीनों पॉइंट्स लिंक करते हैं। जो लोग कॉपी कर रहे हैं वो कॉपी करें, मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन मखसूस सर्कुलर पाथ में होता है। इन पाथ को हम एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको नाम देते हैं ऑर्बिट्स का। ये एनर्जी के लेवल्स हैं। ये पहला सर्कुलर पाथ जो है इसका नाम दिया हमने E1, ये एनर्जी का लेवल E1 है। सेकंड जो इसके बाद का पाथ है वो E2 है। तो न्यूक्लियस से बाहर ये एनर्जी के लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी लेवल में है उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। जब तक रहेगा, जब तक मूव करता रहेगा उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, खुद ब खुद ना कम हो जाएगी ना ज्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग इन लेवल्स में होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी के लेवल्स हैं, पॉइंट नंबर 1। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी लेवल में मौजूद रहेगा उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कब करते हैं एटम के अंदर? जब वो जंप लेते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट। जब लोअर टू हायर जाते हैं तो एनर्जी गेन करते हैं। जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है, वो कब मिलता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। जब वो हायर से लोअर में आता है तो दोनों लेवल की जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो रिलीज कर रहा होता है। ओके okay. यस, बिल्कुल वैसा ही है बेटा। आइंस्टाइन ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया था। ओके okay. अब हम बात करते हैं इस, सॉरी, पहले मैं इसको इरेज कर दूं। थर्ड पॉइंट में बात हो रही है। थर्ड पॉइंट की फिगर देख लीजिएगा कि ये सेंटर में ब्लैक डॉट नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस है। इस फिगर में न्यूक्लियस कौन सा है? ये ब्लैक डॉट है। इसके बाद सर्कुलर, फर्स्ट सर्कुलर लाइन जो है ये N1 कहला रहा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? Ze से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे ना, मल्टीप्लाई बाय चार्ज कर देंगे। एक प्रोटॉन है 1e हो जाएगा, दो प्रोटॉन है 2e हो जाएगा। ये न्यूक्लियस की बात हो रही है, Ze इज द न्यूक्लियस। इसके बाहर पहला सर्कुलर ऑर्बिट जो है उसको 1 कह रहे हैं, N इज 1। सेकंड का नंबर क्या है? 2 है। थर्ड का नंबर क्या है? 3 है। ठीक है। एनर्जी कब रिलीज होती है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप बैक फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, जब वो वापस आता है। थर्ड से सेकंड में आ रहा है तो थर्ड और सेकंड की जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो किसी क्वांटाइज फॉर्म में रिलीज हो रही होगी, किसी स्पेसिफिक अमाउंट में रिलीज हो रही होगी। तो ये रिलीजिंग एनर्जी है, हमें लाइट मिल रही है। अगर वो थर्ड से वन में आता है तो थर्ड से वन का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो रिलीज करेगा। अगर वो टू से वन में आता है तो टू से वन का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी रिलीज करते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी कब करते हैं? व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जब भी वो हायर से लोअर मूव करेंगे वो एनर्जी हमेशा रिलीज करेंगे। ये एनर्जी स्पेसिफिक अमाउंट में ही रिलीज होगी। ओके okay. अब फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, ये सर्कुलर ऑर्बिट कितने डिस्टेंस में होते हैं? जहां मर्जी बना दें हम, अपनी मर्जी से सर्कुलर ऑर्बिट बना दें। ये जो एनर्जी के लेवल्स हैं, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स जो हैं ये क्वांटाइज्ड हैं। इस न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी का लेवल ये है, या इस न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट एनर्जी लेवल ये है। इन दोनों ऑर्बिट में डिफरेंस क्या है? रेडियस का। सर्कुलर ऑर्बिट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या होगा? तो बोर ने कहा कि ये क्वांटाइज्ड भी, ये बात भी फिक्स्ड होगी, रेडियस फिक्स होगा।
तभी एनर्जी फिक्स होगी। तो बोर ये आखिरी जो बात कर रहा है इसको बोर क्वांटाइजेशन कहते हैं। ये जो लास्ट पॉइंट है, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, सिर्फ उस डिस्टेंस पे ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सिर्फ वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2 की मल्टीपल हो। देखिए, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, मोमेंटम को mv से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट के सर्कमफ्रेंस को 2πr से रिप्रेजेंट करते हैं। बोहर ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और सर्किल का सर्कमफ्रेंस का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, h के बराबर होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होगा हमेशा। ये 2π यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट पे ले जाएं तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? mvr is equal to h/2π and mvr is called angular momentum. Angular momentum of an electron is equal to h/2π, ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है। अगर सेकेंड ऑर्बिट होगा, थर्ड ऑर्बिट होगा, तो फिर हमारा जनरल फार्मूला क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है स्टेटमेंट का। Only those orbits are possible in which the angular momentum of an electron is an integral multiple of h/2π। ये इसकी थ्योरी का सबसे अहम पोस्टुलेट है। एंगुलर मोमेंटम इज mvr is equal to nh/2π। टाइम क्या हो रहा है? यस, 9:41। अब मैं किसी और को मजीद क्लास में एंटर नहीं होने दे रहा हूं और हम क्लास को लॉक कर रहे हैं, ठीक है? अब इसकी आदत बनाइए कि आपको टाइम पे ज्वाइन करना है और अपना इंटरनेट को स्टेबल रखना है। ये हमारी आखिरी बात, ये इस थ्योरी का लास्ट पोस्टुलेट है। इसको बोहर क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। ओके, अब ये देखिएगा कि ऑर्बिट कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है ये इसका रेडियस है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को r से मल्टीप्लाई करूं और मेरा आंसर इसके बराबर या इसका इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर आता है तो ये ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है। और अगर मेरी वैल्यू इसके बराबर नहीं आ रही है तो मैंने ऑर्बिट रॉन्ग कंसीडर किया है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन तो या इस फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, जब मैं फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू n पुट करूंगा फार्मूले में तो एंगुलर मोमेंटम mvr किसके बराबर आ जाएगा? h/2π के बराबर आएगा। जब n की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा तो सेकेंड ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आएगी? h/π आ जाएगी। जब मैं n की वैल्यू 3 पुट करूंगा थर्ड ऑर्बिट की तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? 3h/2π। तो ऑर्बिट्स किस डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करते हैं? ऑर्बिट्स जो है फिक्स्ड है, जैसे एनर्जी फिक्स्ड है। जब एनर्जी क्वांटाइज्ड है तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑर्बिट भी क्या है? क्वांटाइज्ड है। लेकिन ये ऑर्बिट कितने फासले पे होगा इसको कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि फिक्स्ड वैल्यूज हैं। तो उसके बारे में बोहर कह रहे हैं कि उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π या इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा। इसके दरमियान में यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये है, सेकंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये है। इन दो के दरमियान कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इन दो के दरमियान ऑर्बिट नहीं हो सकता है। जैसे ये मैंने रेड मार्क किया हुआ यहाँ पे हमने कि इन दो ऑर्बिट के दरमियान एंगुलर मोमेंटम की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है।
इसलिए इलेक्ट्रॉन इन दो के दरमियान डिस्टेंस में, इस डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस आर ये होगा, या ये होगा, या ये वाला डिस्टेंस होगा, या ये डिस्टेंस होगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो है क्वांटाइज्ड कर दिया हमने। तो ये इसको बोर क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो फिर एंगुलर मोमेंटम की जो पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं? अगर मैं n की वैल्यू 1 लूंगा फर्स्ट ऑर्बिट तो h/2 पाई, 2 लूंगा तो h/पाई, 3 लूंगा तो 3h/2 पाई एंड सो ऑन। ये है बोर क्वांटाइजेशन। The electron is bound to remain in one of these orbits. इलेक्ट्रॉन बाउंड है इन ऑर्बिट्स के अंदर, नॉट इन बिटवीन ऑफ देम। सो एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो क्वांटाइज्ड। ये फोर्थ एंड लास्ट पॉस्टुलेट है, इसको कॉपी कर लें। ये बहुत थ्योरी जो है मुकम्मल हो जाती है। क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर नहीं रहा है? क्योंकि ऑर्बिट्स क्वांटाइज्ड हैं। इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिट में एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करते करते मिनिमम में आ जाएगा, उससे कम एनर्जी नहीं होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और करीब नहीं जाएगा कभी भी। और इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं, एक से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहे होते हैं। जब लोअर टू हायर जाते हैं तो एनर्जी गेन करते हैं, और जब वो बैक करते हैं किसी हायर से लोअर में तो एनर्जी रिलीज करते हैं। ये बोहर का ये जो लास्ट फोर्थ पॉस्टुलेट है, इसको आगे हम डेरिवेशन में अब इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो 4 मेन पॉइंट्स हो गए। पॉइंट नंबर 1 कौन सा है? n इज अ नंबर ऑफ ऑर्बिट। इस फॉर्मूले में n क्या है? n इज अ नंबर ऑफ ऑर्बिट। mvr इज अ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, अब ऑर्बिट एक नहीं है, ऑर्बिट का ही है। फर्स्ट ऑर्बिट है तो n1 लेंगे, सेकेंड ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? तो आप n की वैल्यू 2 लेंगे, तो 2h/2 पाई होगा। थर्ड ऑर्बिट होगा तो वहां के इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? 3h/2 पाई। n इज अ नंबर ऑफ ऑर्बिट। न्यूक्लियस के बाहर, बोर क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनको एनर्जी लेवल्स का नाम दिया है। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी खास एनर्जी लेवल में मौजूद है, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। एनर्जी रिलीज कब होती है? जब वो हायर से लोअर की तरफ आता है, तो जो डिफरेंस होता है वो रिलीज करता है। ये ऑर्बिट एग्जिस्ट कहां करता है? इसका डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। ये क्वांटाइज्ड है, ये फिक्स्ड है। इसको कैलकुलेट करना है तो बोर ने फार्मूला दिया था कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करें इस ऑर्बिट सर्किल के सर्कमफ्रेंस से, तो ये हमेशा क्वांटाइज्ड रहेगा। The product of momentum of electron and the circumference of the circle is always equal to constant value. फर्स्ट ऑर्बिट के लिए h होगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2h होगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3h होगा। इसी को हमने सिंप्लीफाई किया और हमने कहा कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन क्या हो जाएगा? 2 पाई। ये हमने ऑर्बिट्स को क्वांटाइज कर दिया है, इसको बोर्स क्वांटाइजेशन कहते हैं। इस लास्ट वाली क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ ऑर्बिट को हम आगे डेरिवेशन में कहीं इस्तेमाल करेंगे जहां हमें जरूरत होगी। अब इसमें कंक्लूजन क्या है? 4 पॉइंट्स हैं थ्योरी में, और एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन किया। अब इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन कंक्लूड ये कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये सवाल था, ड्रॉबैक था रदरफोर्ड में। If electron continuously move around the nucleus, it should emits energy continuously and gives a continuous spectrum by moving a spiral path। ये रदरफोर्ड के ड्रॉबैक की बात हो रही है, वही आंसर कर रहे हैं अब हम। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus in a fixed orbit of fixed radius having fixed velocity and associated with fixed energy। सब क्वांटाइज बातें हो रही हैं। ऑर्बिट मखसूस है, डिस्टेंस का मखसूस है,
उसकी वेलोसिटी फिक्स्ड है और जिस एनर्जी से वो मूव कर रहा है वो भी क्या है, फिक्स्ड, क्योंकि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। तो इसलिए बोर मॉडल से पहले आपको एनर्जी का न्यू कॉन्सेप्ट समझना था कि एनर्जी मूव करती है किसी भी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट में। तो यहां पे मैंने चार चीजों की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स हैं, वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं। इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिट के अंदर ही हो सकता है। इन ऑर्बिट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कॉल्ड रेडियस। जब ऑर्बिट मखसूस है तो डिस्टेंस मखसूस, रेडियस फिक्स होगा। जब उसकी एनर्जी कांस्टेंट है तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये कंक्लूजन है। वो जो 4 पॉइंट्स हैं उनका कंक्लूजन क्या किया हमने। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑन द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट of fixed radius having a fixed velocity and associated with a fixed energy। अब बोहर पोस्टुलेट को मैं यूज करूंगा। जब ऑर्बिट फिक्स है तो कितना डिस्टेंस पे रेडियस कैलकुलेट करना है मुझे। जब एनर्जी फिक्स है तो वो एनर्जी कितनी है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई टू लोअर एनर्जी तो वो एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। उस रिलीजिंग एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी है। उस रिलीजिंग एनर्जी की वेव नंबर की वैल्यू क्या है। ये 4 डेरिवेशंस अब हैं, एग्जाम में ये आती हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट कैलकुलेट करना है, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, रिलीजिंग एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और उसका वेव नंबर। इनमें से पहली डेरिवेशन आज हम करेंगे और वो कौन सा है, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। ये बेटा ये तो कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, कंक्लूजन कॉपी कर लिया होगा ना। अब जो मैं इक्वेशन ड्राइव करूंगा वो मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे आप, ठीक है। पहले थोड़ा समझेंगे उसके बाद फिर कॉपी करेंगे। जब मैं कहूँ कॉपी तो कॉपी करना होगा आपको, बिल्कुल प्रिपेयर रहे, ठीक है साथ साथ। अब हमें एक फार्मूला ड्राइव करना है। ये हेडिंग डाल दीजिए, ड्राइव द इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट्स। हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है किसी भी ऑर्बिट की, क्योंकि ये फिक्स्ड ऑर्बिट है तो इस रेडियस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। बोर्स पोस्टुलेट को इस्तेमाल करते हुए हम रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने फिगर ड्रॉ की है। हेडिंग डालने के बाद ये फिगर ड्रॉ करेंगे। सेंटर में आपने न्यूक्लियस, ग्रीन कलर का मैंने बनाया है न्यूक्लियस, इस पे चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है। और इसके बाहर मैंने पहला एक सर्कुलर रिंग बनाया है जिसे एनर्जी का लेवल, ऑर्बिट, शेल, ये सब नाम दिए जाते हैं। इसे ऑर्बिट भी कहते हैं, इसको शेल भी कहते हैं, और ये एनर्जी का लेवल है। इसमें मैंने रेड कलर का एक डॉट डाला हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करेगा। उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई कह रहे हैं और उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो है उसको आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये फिगर ड्रॉ करेंगे। ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि आपको रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट का इक्वेशन ड्राइव करना है बाय यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट देने वाला नील बोहर है। ओके, अब हम सबसे पहले लिखते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के चार्ज को मैं रिप्रेजेंट किससे करूंगा, जेड ई से करूंगा। न्यूक्लियस का चार्ज कांस्टेंट नहीं है, डिपेंडेंट है एटॉमिक नंबर पे। अगर हाइड्रोजन का एटम है तो एक प्रोटॉन है, तो Z इज द एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना चार्ज होगा। अगर एटम का एक एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 E होगा।
अगर ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक नंबर 8 है तो उसमें 8 प्रोटॉन्स होंगे, तो उसका चार्ज होगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा। तो इसलिए चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस को Ze से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि बोथ आर चार्ज पार्टिकल्स। इस सर्कुलर रिंग के अंदर सेंट्रल जो है वो भी एक चार्ज सब्सटेंस है, और जो रिंग का पार्टिकल है वो भी चार्ज है। ये दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इस रिंग के सेंटर में जो ऑब्जेक्ट है वो न्यूक्लियस है, और वो उस पर चार्ज मौजूद है, उसके चार्ज को Ze कह रहे हैं। और रिंग के अंदर मूव करने वाला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एक चार्ज पार्टिकल है, और उसको चार्ज को मैं E कह रहा हूं। M मैं ले रहा हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, इलेक्ट्रॉन के मास को मैं M कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को मैं V कह रहा हूं, और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट को मैं R कह रहा हूं। मुझे इक्वेशन ड्राइव करनी है तो मुझे क्वांटिटी को कुछ वैल्यू देनी होगी। जब मैं Ze की कहीं भी बात कर रहा हूँ इक्वेशन के अंदर, तो इसका मतलब चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस होगा। जब मैं V की बात करूंगा, इट्स द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। M कहीं भी लिखा हुआ नजर आएगा तो उसका मतलब है इट्स द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, अब बेटा इसके बाद कॉपी नहीं करें। अगर आपने कंप्लीट कॉपी नहीं किया तब भी छोड़ दें, आप बात तो सुन लें, स्लाइड में मुकम्मल कर लूं, समझा दूं, फिर उसके बाद कॉपी कीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है अकॉर्डिंग टू बोहर कहाँ मूव करता है? ठीक है, लीनियर मूव नहीं करता है, सर्कुलर मूवमेंट है। जब कोई ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ मूव करता है तो उसका मतलब है कि उस पे लगने वाली इनवर्ड फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर हैं। ना तो उसका डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट। देखिए बोहर का प्रोसेस स्टार्ट यहीं से हुआ था। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर फिक्स सर्कुलर पाथ मूव करती है तो इसका मतलब है उस पर दो फोर्सेस अप्लाई होती हैं। पहली फोर्स जो उसको इनवर्ट पुल कर रही है, मैं उसको F1 कह रहा हूं। ये F1 की फोर्स जो है ये मैं ड्राइव कर रहा हूं कोलंबिक फोर्स से। कूलम्स लॉ अप्लाई किया, एक चार्ज Ze है, दूसरा चार्ज कौन है? E है। मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? E स्क्वायर हो गया अपॉन R स्क्वायर। वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को इनवर्ट पुल कर रही है, तो कूलम्स लॉ के जरिए वो मैंने फोर्स कैलकुलेट की, वो है F1 फोर्स, और वो फार्मूला क्या है? Ze स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। आपने मैट्रिक फिजिक्स में कूलम्स लॉ पढ़ा होगा। तो ये हमारी पहली फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई हो रही है, कोलंबिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन जब किसी फिक्स सर्किल में मूव करता है तो एक फोर्स उसको ड्रैग करती है आउटवर्ड, बाहर निकलने के लिए, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन जो अगर ये सिर्फ फोर्स इनवर्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन आगे चिपक जाएगा, न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स अप्लाई हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको मैंने नाम दिया F2। सेकंड फोर्स जो है F2, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? mv स्क्वायर अपॉन r। ये एक सर्कुलर पाथ है, इस पे इलेक्ट्रॉन पे एग्जिस्ट करने वाली फोर्सेस टू है, F1 और F2। F1 इज अ कोलंबिक फोर्स, F2 इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां तो कॉपी कर लें, यहां तो कॉपी कर लें। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपने कॉपी नहीं करना होगा, सुनना होगा, फिर बाद में कॉपी करेंगे। कॉपी कर लें, बहुत थोड़ा सा वर्क है, कॉपी कर लें इसको। आप मुझे डन का रिप्लाई करें तो मैं आगे मूव करता हूं। इस लेक्चर को सुनने के बाद बेटा फिर आपको क्या करना है, बुक में से जो मैंने कल की क्लास में भी पेज नंबर मार्क किए थे, वहां से पूरा रीड करना है,
और फिर जहां से आपको आसान लगे, इस लेक्चर नोट से आसान लगे ये याद कर लें, बुक से याद कर लें या नोट से याद कर लें। ओके, वेट तो नहीं करना किसी का मुझे, डन ना? ओके, सबने कॉपी कर लिया ना? ये साथ साथ आप मेरे कॉपी कर रहे हैं। इसमें वैल्यूज बहुत ज्यादा सी हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है लेकिन बहुत आसान डेरिवेशन है। ओके, आगे हम मूव करते हैं। दोबारा इसी ऑर्बिट की बात कर रहा हूं कि ये एक फिक्स सर्कुलर पाथ में मूवमेंट का कॉज ये है कि फोर्स 1 2 के बराबर है, कोलंबिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। तो इसका मतलब एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट इट मींस F1 इज इक्वल टू F2। अब कॉपी नहीं करें, सिर्फ सुनते जाएं, जरा इसको देखते जाएं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम रेडियस को कैलकुलेट कैसे करने जा रहे हैं। As electron revolve in a fixed circular orbit, it means F1 is equal to F2। F1 की वैल्यू क्या है? Z e स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, बराबर किसके है? F2, और उसकी वैल्यू क्या है? mv स्क्वायर अपॉन R। F1 F2 के बराबर है, दोनों की वैल्यू पुट की। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है रेफरेंस के लिए। मुझे R कैलकुलेट करना है। इस इक्वेशन में Z क्या चीज है? एटॉमिक नंबर। आप जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। E इज अ चार्ज वैल्यू, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, चार्ज दोनों का बराबर होता है। R इज अ रेडियस, दोनों तरफ दिया हुआ है। M इज अ मास, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अननोन वैल्यू है। तो मेरी इक्वेशन में दो चीजें अननोन नजर आ रही हैं, एक रेडियस और दूसरा वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहां पे हम बोहर के पोस्टुलेट को यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट क्या था लास्ट जो क्वांटाइज किया था उसने, कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट कि अगर ये फिक्स ऑर्बिट है तो हर फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई या इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट हमने एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हम जानते हैं। एक फिक्स ऑर्बिट है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा। अब मुझे बताओ, मुझे v कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ द रेडियस लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट पे जाके डिवाइड करेंगे। तो v किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये बोहर का पोस्टुलेट जो है, जो वहां पे पहले समझाया था, दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोहर पोस्टुलेट क्या है? ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ओके, इसको हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया v कैलकुलेट करने के लिए। अगर मुझे वेलोसिटी मालूम करनी है तो मास ऑफ रेडियस जो लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड करेगा, तो v किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? n h अपॉन 2 पाई mr। मैंने बोहर के पोस्टुलेट को यूज किया वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, और ये v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में जो वेलोसिटी अननोन थी, रेडियस तो आपको कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैसे मालूम की जाए? तो बोहर के पोस्टुलेट को हमने यूज करते हुए हमने कहा v यूं कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं पुट करता हूं, कॉपी नहीं करें, सिर्फ दिखते रहे। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू m अपॉन r इंटू वी स्क्वायर। अब v किसके इक्विवेलेंट है? ये v n h अपॉन 2 पाई एम आर के v इसके बराबर है। तो v की जगह ये v की जो वैल्यू बोहर पोस्टुलेट वाली है, ये अब यहाँ पे पुट करते हैं, उसको स्क्वायर करना है। v किसके बराबर है? एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ले लें तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। अगेन जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम अपॉन आर, मैंने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर किया तो क्या आंसर आया है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये देखिएगा कि m जो है m इस स्क्वायर से कैंसिल होकर सिर्फ m रह जाएगा। तो अगली इक्वेशन मैं यूं लिख रहा हूं, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ थोड़ा मैंने मल्टीप्लाई किया, पहले कैंसिल वाली बात बाद में कर रहे हैं। देखिए r और r स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, r क्यूब हो जाएगा। तो अगले स्टेप में मैंने ये शो किया है कि r इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? r
क्यूब हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कि आर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आर क्यूब कर दिया। अब हम एम को कैंसिल कर देंगे। ये एक साथ किया जा सकता है कि यहाँ एम भी कैंसिल कर लें और आर को आर क्यूब कर लें, लेकिन मैंने इसको 2 स्टेप में ब्रेकअप किया हुआ है। ठीक है, अब एम का कैंसिल करना मैंने एक अलग स्टेप में आपको समझाया है। कि पहले देख लिया कि आर दो तरफ दफा लिखा हुआ है तो आर और आर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर इंटू आर स्क्वायर क्या होगा, आर क्यूब हो गया। नाउ अब एम एम से डिवाइड करेंगे हम। ड्यूड कहां से स्टार्ट करूं मैं? दैट इज ओके, यहां से करूं? ओके ओके बेटा, यहां स्टार्ट करता हूं। अब मैं आपकी एनिमेशन से नहीं करता हूं, मैं लिख के बताता हूं आपको सारी बात। हम ये बात जानते हैं कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर है, एम अपॉन आर वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू क्या थी, वी की वैल्यू प्रूफ की है एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का स्क्वायर। ये वी की वैल्यू का स्क्वायर लिया, चलो स्क्वायर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर लूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम अपॉन आर मल्टीप्लाई, स्क्वायर करके लिखो, क्या लिखोगे, एन स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये आर और आर स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम अपॉन सॉरी एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। ये आर जो है आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन चुका होगा, आर क्यूब हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि एम स्क्वायर से कैंसिल होके एम रह जाएगा, क्या इक्वेशन बनेगी, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एम कैंसिल हो चुका है, अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब। डन, कॉपी नहीं करें, डन। समझ लिया कि कैसे क्या है, कहां तक पहुंच चुके हम। ठीक है, अब मैं अपनी एनिमेशंस को आपके सामने रखता हूं दोबारा। ये मैं कह रहा था कि हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में v की वैल्यू बोहर के पॉजिटिव से लाके पुट की और उसको स्क्वायर ले लिया, जब स्क्वायर लिया तो ये इक्वेशन बन गई, r इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब हो गया और m स्क्वायर से कैंसिल कर दिया मैंने, तो क्या इक्वेशन बन गई, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब। यहाँ तक बेटा कॉपी कर लो, जब डन कहोगे तो मैं आगे मूव करूंगा, आगे फिर और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ तक आप कॉपी कर लें इसको, मैं वेट कर रहा हूँ। वैल्यूज बहुत सारी सी हैं लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, इक्वेशन आसान है। अब बेटा इसको कॉपी कर लीजिए। यस, अब जिन लोगों ने नहीं सुना होगा तो थोड़ा को प्रॉब्लम होगा, हम थोड़ा इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है, आप दोबारा सुन लें बातों को। हम यहाँ तक ड्राइव कर चुके थे, अब उसके आगे हम बात करते हैं। हमने ये कहा जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब। आर क्यूब को जेड स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम।
जेड ई स्क्वायर। आर क्यूब को आर स्क्वायर से कैंसिल करें तो आर रह जाएगा। आर किसके बराबर आ रहा है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में रेडियस कैलकुलेट करने का फार्मूला ड्राइव तो हो गया है। हम इस फार्मूले को थोड़ा आसान करने जाएंगे। जब किसी ड्राइव फार्मूले का या डेरिवेशन का कोई न्यूमेरिकल होगा तब देखें फार्मूले को बहुत इजी कर देंगे। इस फार्मूले में आपको रेडियस कैलकुलेट करना है तो कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इसमें कौन कौन सी कांस्टेंट वैल्यू? उन तमाम कांस्टेंट वैल्यू को हम ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। n is not a constant, n is a number of orbit। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये n की वैल्यू डिफरेंट है, 1 2 3। h इज अ कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर। 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर कांस्टेंट है, चार्ज वैल्यू कांस्टेंट है। ये इतने सारे कांस्टेंट हैं और इनके वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंट में है, उनके पास स्क्वायर भी लेने हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इन सारे कांस्टेंट को एक दफा कैलकुलेट करके एक किसी कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें जितने कांस्टेंट है उनको मैंने ए नॉट से रिप्रेजेंट किया। तो मेरा फार्मूला क्या हो गया? आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और तमाम कांस्टेंट को ए नॉट से रिप्रेजेंट किया। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए फार्मूला ऑफ द रेडियस कैलकुलेट करना सिर्फ दो ही वैल्यू चाहिए आपको, एक ऑर्बिट की वैल्यू और दूसरी ए नॉट की वैल्यू। इन तमाम कांस्टेंट, ये जितने कांस्टेंट है इन सबको पुट कीजिए और सॉल्व करें तो ए नॉट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। इन तमाम कांस्टेंट को, ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया और कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ जब भी हमें रेडियस कैलकुलेट करना होगा तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, r is equal to n square a naught। a naught is also called बोहर्स रेडियस, इसको बोहर रेडियस भी कहते हैं ए नॉट की वैल्यू को। ठीक है, ये मैंने बेटा अपने रिटर्न से आपको समझाया। आइए हम दोबारा इस एनिमेशन से देखते हैं उसको। देखिए आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल होकर आर रह गया था ना, तो आर किसके बराबर है? आर कैलकुलेट करना है। अब राइट साइड की तमाम वैल्यूज नोन है। एन कौन है? ऑर्बिट। अगर सेकंड ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा। एच इज अ कांस्टेंट, डिवाइड बाय 4 इज अ कांस्टेंट नंबर, पाई की कांस्टेंट वैल्यू होती है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट है। एटॉमिक नंबर एक एटम में कांस्टेंट होता है। और चार्ज ई जो है ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। और इस इक्वेशन नंबर 2 में जितने भी कांस्टेंट उसको ए नॉट से रिप्रेजेंट किया, और वो कौन कौन से कांस्टेंट है वो मैंने आपको समझाया था, दोबारा लिख दिया यहाँ पे। तो जब इन तमाम कांस्टेंट को हम ए नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी रेडियस की जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट। इक्वेशन नंबर 3 जो न्यूमेरिकल में कहीं यूज की जाएगी। एग्जाम में सवाल आता है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैं भी ये न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा आपको आगे। ओके, इसमें ए नॉट को हम नाम क्या देते हैं? इज ऑल्सो कॉल्ड बोहर्स रेडियस। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 0.0529 एंगस्ट्रॉम। इसमें थोड़ा भी डाउट है, इट्स नॉट 0.0529, 0.529 होगा। जरा मैं इसको रिकन्फर्म कर लूं। यस 0.529, ये बाय मिस्टेक यहाँ लिखा है 0.0529। इसको सही करेंगे हम। ये क्या वैल्यू है? 0.529 एंगस्ट्रॉम। बेटा यहाँ तो कॉपी करें इसको, यहाँ तो कॉपी कर लें इसको। ये लास्ट स्लाइड में यहाँ तक तो आप कॉपी कर चुके थे, उसके आगे का रिटर्न जो है अब ये कॉपी कर लें। और ये हमारा फार्मूला ड्राइव हो गया। एक्चुअल फार्मूला ये है और हमने इसको थोड़ा इजी कर लिया है। ये टॉपिक जो हमारा चल रहा है ये फर्स्ट ऑर्बिट का नहीं है, ये nth ऑर्बिट का है।
फर्स्ट ऑर्बिट का इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। ये रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी ऑर्बिट की, तो n लिखा हुआ है हमने ना। सबने कॉपी कर लिया, किसी का वेट तो नहीं करना मुझे। ओके डन बेटा, किसी का वेट तो नहीं करना मुझे। कोई वेट का रिप्लाई नहीं आया मुझे ना, मैं आगे मूव करता हूँ, ठीक है। अब फार्मर ड्राइव हो गया। अब इसके अंदर पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि ए नॉट की वैल्यू ये क्या वाकई ऐसे आ रही है। पहले मैं ये समझा देता हूँ आपको, ठीक है। मुझे ए नॉट की वैल्यू निकालनी है, या फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। ए नॉट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, इज ऑल्सो वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ए नॉट की जो वैल्यू है वो वही है जो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम में वो वैल्यू है। ओके अब मैं कह रहा हूँ n इज 1, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ऑर्बिट की मैं रेडियस कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है 1। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6.26 10 रेज टू पावर -27 अर्ग सेकेंड। इसको जरा सही करेंगे, हमें सारी वैल्यू सीजीएस सिस्टम में लेनी है, तो हम जूल्स में नहीं लेंगे इस वैल्यू को। ये वैल्यू सही है एच की, लेकिन आप कैलकुलेशन सारी सीजीएस सिस्टम में कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एच की वैल्यू लूंगा 6.625 10 रेज टू पावर -27 अर्ग सेकेंड। असल में पिछली वैल्यूज को लेकर आपको कॉपी पेस्ट करके अपनी स्लाइड नहीं बनानी होती है ना, तो चीजें कुछ मिस्टेक हो जाती है इस तरह ना। ओके एच की वैल्यू हमने ये लेनी है। ये जो वैल्यू मैंने पहले लिखी हुई है ये एस आई सिस्टम की वैल्यू है। ओके इलेक्ट्रॉन का मास किस में लेंगे हम, मैंने कहा सीजीएस सिस्टम ने ग्राम्स में। 9.11 10 रेज टू पावर -28 ग्राम्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू कितनी है 1.60 10 -19 कूलम्स। नहीं कूलम्स में ऐसा सिस्टम में नहीं, बल्कि हम ले रहे हैं 4.802 10 रेज -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एच एम और ई की कांस्टेंट वैल्यूज में लिखवा दी आपको। आर कैलकुलेट करना है, ये हमारा फार्मूला है। इसमें एन 1 लेकर स्क्वायर लें, एच की ये वैल्यू पुट करके स्क्वायर लें, 4 से डिवाइड करें, पाई की वैल्यू कांस्टेंट आप जानते हैं 3.142 का स्क्वायर से डिवाइड करें, मास की वैल्यू से डिवाइड करें, एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है, और चार्ज की वैल्यू को स्क्वायर से डिवाइड करें। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ये आएगा 0.529 10 रेज टू -8 सेंटीमीटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद है तो यस का रिप्लाई करो, है किसी के पास। यस है आपके पास, ठीक है। बेटा अब मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, कैलकुलेट करके आप मुझे बता दें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। हमने n की वैल्यू क्या लेनी है 1 का स्क्वायर, h की वैल्यू क्या लेनी है 6.625 10 रेज टू पावर -27 का स्क्वायर, फिर डिवाइड कैसे करना है 4, फिर डिवाइड कैसे करना है ब्रैकेट में कर देता हूँ 3.142 के स्क्वायर से, फिर डिवाइड किससे करना है 9.11 इंटू 10 रेज टू पावर -28 से। एटॉमिक नंबर की वैल्यू 1 है, चार्ज है 4.802 10 रेज टू पावर -10 के स्क्वायर से। बेटा इसको दो स्टेप में कीजिए, पहले ऊपर की वैल्यू का स्क्वायर लेके बताएं आंसर क्या आ रहा है। ये कहां से है बेटे, कांस्टेंट वैल्यू से कहां से है, सारी वैल्यू तो कांस्टेंट आप जानते तो हैं। एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया हुआ है। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये भी कैलकुलेट हुआ हुआ है। आप ऊपर की वैल्यू का पहले स्क्वायर लीजिए, अलग से आंसर लिख दीजिए उसको, फिर नीचे वाली तमाम वैल्यूज को सॉल्व कीजिएगा, डिवीजन बाद में कीजिएगा। और कैलकुलेट करके बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है, मुझे अपना आंसर बताइएगा। ये सारी बेटा कांस्टेंट वैल्यूज हैं।
पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन करके देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। मैं तो आंसर लिख दूंगा, लेकिन आप खुद अपने हाथ से चेक करें कि यही आंसर आएगा आपका। मेरे पास असल में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, वरना मैं आपके साथ साथ कॉपी मतलब सॉल्व करके बताता जाता। आप करें, ट्राई करें और देखिए क्या आंसर आ रहा है। यस वेब, आपका आंसर सही आ रहा है। बाकी लोग भी ट्राई करें, पूरे सॉल्व करें, देखिए क्या आंसर आ रहा है। वेब ये बताओ कि 6.625 × 10⁻27 को स्क्वायर लिया तो आंसर क्या आया था? 6.625। लाइबा, आपका आंसर भी सही आ रहा है, ठीक है, गुड। आप सही एक्सपेरिमेंट पुट करते हैं तो आपके आंसर सही आएंगे, ठीक है, बिल्कुल। ऋषा, आपका भी आंसर बिल्कुल सही आया। 5.29 10⁻⁹ ओके, चंद स्टूडेंट ने अच्छा, आप सब डाइट किया, ठीक, डाइट कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बाद लोगों से मिस्टेक होती है, इसलिए मैंने कहा था 2 स्टेप में कर लो। आप सब डाइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आपने सॉल्व किया तो इन सबको कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आ रहा होगा 5.29 10⁻⁹ आपके कैलकुलेटर में ये आंसर आ रहा है। अगर मैं डेसिमल को, यस गुड, अगर मैं डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट में मूव करता हूं तो ये बन जाएगा 0.529 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है, 10⁻⁸। तो आपकी बुक में जो लिखा गया है वो यूं लिखा गया है, क्योंकि हम 10⁻8 को एक यूनिट का नाम देते हैं। अपनी आसानी के लिए हमने यूं किया, ठीक है। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं और ये देखिए कि यहां पे ये लिखा गया है। आपका आंसर आ रहा था 5.29 10⁻⁹ हमने डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करके इसको कन्वर्ट कर दिया 0.529 10⁻⁻8, क्योंकि 10⁻8 को हम एक स्पेसिफिक यूनिट का नाम देते हैं, तो इसलिए ये यूं लिखा जा रहा है 0.529 10⁻8 एंड 10⁻8 इज कॉल्ड 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स। तो 10⁻8 को एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस किया जाता है, तो रेडियस क्या हो जाएगा,
0.529 angstrom, and 1 angstrom is equal to 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर्स। इसलिए मैंने कहा था कि अपने हाथ से कीजिए कि आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा, उसको हमने सिंप्लीफाई किया। ओके, तो ये आपका जो रेडियस आ रहा है, इस रेडियस को लिखने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा। इस रेडियस को कैलकुलेट करने के बाद हम इसको एक्सप्रेस करेंगे एंगस्ट्रॉम में, तो हम ये लिखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम रेडियस बॉन्ड लेंथ सेंटीमीटर में कैलकुलेट नहीं की जाती है। किस यूनिट में कैलकुलेट की जाती है, एंगस्ट्रॉम के यूनिट में कैलकुलेट की जाती है, और 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्विवेलेंट होता है, 10 रेज़्ड टू माइनस 8 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है। इसलिए रेडियस ऑफ द ऑर्बिट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब इसको पूरा कंप्लीट कॉपी कर लें। जो फर्स्ट रेडियस था वो हमने कैलकुलेट किया, 0.529 एंगस्ट्रॉम। रेडियस कैलकुलेट करने का जनरल फार्मूला जो हम पिछले ड्राइव कर चुके हैं वो क्या था, r इज इक्वल टू n स्क्वायर a नॉट। ए नॉट की वैल्यू भी ये 0.529 एंगस्ट्रॉम है। क्यों, क्योंकि n का स्क्वायर लेंगे 1, और 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर रिमेन सेम। तो इस ए नॉट को हम बोहर रेडियस के नाम से जानते हैं। ओके, फार्मूला तो कॉपी कर लिया होगा आपने, कैलकुलेशन जिनसे नहीं हो पा रही है दोबारा ट्राई करें और उसको देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये वैल्यूज इतनी सारी हैं, उनके एक्सपोनेंट हैं और उनको डिवाइड करना है विद एक्सपोनेंट, तो इसलिए डिफिकल्ट होता है, इसलिए फार्मूले को इजी कर दिया गया। ड्राइव किया फार्मूला, ड्राइव करने के बाद अब आपको कैलकुलेट करने को कहते हैं। एग्जाम में सवाल आता है कि आपको थर्ड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट का एक सवाल आ रहा है हमारे पास एग्जाम में, थर्ड ऑर्बिट। ये आपके पास पेपर का सवाल है कि आपको थर्ड ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है, तो एन की वैल्यू 3 ले रहे हैं। ए नॉट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू है जो हमें याद रखनी है, बाजू का तो एग्जाम में गिवन होती है। ए नॉट की वैल्यू कितनी है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। रेडियस निकालने का फार्मूला क्या है, एन स्क्वायर ए नॉट। वैल्यू पुट कर लें। अब आप एच पुट करेंगे, ई पुट करेंगे, एम पुट करेंगे, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जब भी रेडियस कैलकुलेट करने आपको करना है कैलकुलेट, आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ वो ड्राइव करके पूरा बता दिया आपको कि बोहर के एटॉमिक थ्योरी का इस्तेमाल किया और ये रेडियस कैलकुलेट का एक फार्मूला ड्राइव हो गया, क्योंकि फिक्स रेडियस है तो फिक्स रेडियस कैलकुलेट हो सकता है। थर्ड ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है तो फार्मूला है आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट। एन की वैल्यू 3 का स्क्वायर लेना है, मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। 9 मल्टीप्लाई किया 0.529 से, क्या आंसर आएगा, 4.761 एंगस्ट्रॉम। गुड गुड, यू हमने थर्ड ऑर्बिट का रेडियस मालूम कर लिया। तो आज की क्लास के अंदर बोहर एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉस्टुलेट को स्टडी किया और उसका कंक्लूजन लिया कि बोहर कह रहे हैं कि न्यूक्लियस से बाहर फिक्स्ड ऑर्बिट विथ फिक्स्ड रेडियस, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फिक्स्ड, ठीक है, और उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड। तो ये वैल्यूज अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम। पहले हमने रेडियस कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्लास हमारी वेडनेसडे को है, उसमें जब आर की वैल्यू कहीं यूज करनी होगी तो आर का ये फार्मूला याद होना चाहिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। और जब ये फार्मूला ड्राइव किया, रेडियस कैलकुलेट करना है तो यूं ड्राइव किया। अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने इसको कहा कि जो कांस्टेंट वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं उनको किसी एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दें और वो ए नॉट है। न्यूमेरिकल में आप ये फार्मूला यूज करेंगे, डेरिवेशंस में आप ये फार्मूला यूज करेंगे। मुझे फर्दर और वैल्यूज ड्राइव करनी है, कौन कौन से। अब मुझे ड्राइव करनी है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट
क्योंकि फिक्स ऑर्बिट है विद फिक्स एनर्जीज, तो ये मालूम करनी है। फिर मुझे फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और उसके बाद वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तो ये 3 डेरिवेशंस अब हमारी और रहती हैं। तो रेडियस तक का टॉपिक को याद भी कर लो, और इन की डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके साथ एक और छोटा सा होमवर्क है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ द क्या नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद जो बहुत अहम टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले आपने लिखना सीखना है। बहुत कम स्कूलों में ये पढ़ाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग, हमेशा KLM से पढ़ाया जाता है। आपको ये सीक्वेंस याद करना है। क्या याद करना है कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट स्टार्ट कहां से होती है? 1s2 से, फिर आता है 2s2, फिर है 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। 4p6 के बाद आगे भी कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये लीस्ट वैल्यू है 4p6 तक की याद रखनी है। आपको बेटा ये सीक्वेंस को रटना है, याद करना है, ठीक है? समझेंगे बाद में कि ये लिखा हुआ है 1s2, 1 क्या है, s क्या है, और पावर 2 क्या चीज है। आगे लिखा हुआ है 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। ये अल्फाबेट स्मॉल है, SPDF स्मॉल में लिखना है। आपको स्टार्ट करना है यहां से, पहले सबसे पहले ये याद करेंगे। सिर्फ 10 मिनट्स की कंसंट्रेशन से अगर लर्निंग करोगे तो याद हो जाएगा। 10 मिनट सिर्फ चाहिए आपको, बहुत ज्यादा भी चाहिए। 1s2 याद करेंगे। 1s2 के बाद फिर आप यहां तो याद कर रटेंगे ना, 2s2, 2p6। पहले 1s2 को रटना है कि स्टार्ट कहां से होता है, 1s2 एक वैल्यू है। उसके बाद क्या करना है, फिर याद करना है p6 तक। तो क्या होगा, 2s2, 2p6। याद करते हुए ये बात ध्यान में रखिएगा, s की एक्सपोनेंट की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, p की एक्सपोनेंट वैल्यू क्या होगी, हमेशा 6, और d की वैल्यू क्या होगी, 10। 1s2 के बाद अगेन 2s है तो पावर 2 ही होगी। मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले इसको याद करें। 1s2, 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 थोड़ी देर टाइम दे, याद कर रटना है, इसको रटना है बेटा। ऐसा कहीं भी नहीं है कि हर चीज समझ कर ही याद की जाती है, नो। कुछ चीजें याद करने के बाद समझी जाती हैं। तो जहां जो इजी होता है नॉलेज गेन करने के लिए, हम वो मेथड यूज करते हैं। पहले आप इसको याद कर रहे हैं 1s2, उसके बाद क्या करेंगे 2s2, 2p6। जब 2s2, 2p6 याद करेंगे तो खुद ब खुद अगली वैल्यू याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगी, 3s2, 3p6, याद है, खुद बहुत याद हो जाएगा। 2p6 तक आपने जैसे याद किया, अगला याद करने में टाइम ही नहीं लगेगा। 1s2 के बाद क्या याद करेंगे, 2s2, 2p6, फिर क्या याद करेंगे, 3s2, 3p6। आगे क्या होगा, 4s2, 4p6। लेकिन बस उसके अंदर ये ख्याल करना है 4s2 के बाद क्या है, 3d10 है और 4p6 है। यूं ब्रेक करके याद करो 4 स्टेप के अंदर। 1s2 याद करो, 2s2, 2p6 तक याद कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ 3p6 तक, फिर 4s2, 3d10, 4p6। मैं दावे से कहता हूं कि सिर्फ 10 मिनट की कंसंट्रेशन है, आप इसको याद कर लेंगे। और एक दफा याद कर लिया आपने तो ये आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा अगले टॉपिक को समझना और उसके कंटेंट को इस्तेमाल करना। और याद नहीं किया तो हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, और ये आपके बेटा आगे सेकेंड ईयर में भी इस्तेमाल होगी। ठीक है, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में भी आपके इस्तेमाल होगी। इसलिए इस चैप्टर के अंदर सबसे अहम चीज जो समझने वाली है वो कॉन्फ़िगरेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको अप्लाई नहीं करना, उसके बाद में लेक्चर में इसको अप्लाई करना होगा। इसलिए कोशिश करें कि जब 2 लेक्चर के बाद जब टॉपिक आएगा तब तक आपको ये रट चुका हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटिंग एनर्जी है, और वेव नंबर ऑफ द एनर्जी है। ये हमें कैलकुलेशंस करनी है। हाँ ईशा, आप कह रहे हैं नेक्स्ट मंडे से कोचिंग खुल जाएगा बेटा, आज की मीटिंग के बाद फाइनल होगा, क्या कहते हैं वो?
2 वीक्स का तो अंदाजा हो रहा है कि शायद अभी क्लासेस को रिज्यूम नहीं करेंगे फिजिकल। हो जाएगा तो ऑफ कोर्स बेटा, जिस दिन होगा उस दिन सारे क्लासेस सारी फिजिकल हो जाएंगी। दोबारा कोचिंग आना होगा, दोबारा इंशाल्लाह क्लास में बैठ के पढ़ेंगे हम। जब तक नहीं है तब तक हम जरा ऐसी क्लासेस ले रहे हैं। आपकी नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री कब है? वेडनेसडे को इंशाल्लाह, ठीक है। मेरा लास्ट का होमवर्क समझ में आ गया। जितना टॉपिक पढ़ा है उसको रिवाइज करें, याद भी कर लें, और आगे क्या क्या पढ़ना है वो मैंने समझा दिया है। स्टिल कोई क्वेश्चन किसी का है तो सवाल कर लें, और लोग जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। किसी का सवाल है तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ आपका। रिकॉर्ड लेक्चर बेटा सब अपलोड होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है सेंटर आइए, वहां मिलिए, उनसे बात कीजिए। सब अपलोड होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हमने अपलोड ना किया हो। मरियम, आपका कैमरा ऑन है, इसको ऑफ करें। नूर बेटा, मैं आज नहीं हूँगा कोचिंग में, कल आप जरूर आइएगा, ठीक है। रिमाइंडर कर ले, कल आ जाए इंशाल्लाह। जिसको स्टूडेंट को अगर कोचिंग आना है तो कल का एक टाइम सेट कर लें, ठीक है। कल का टाइम रख लें 4 से 6 के दरमियान का। नहीं सॉरी, कल आपके क्लास भी शाम में होती है, फिर क्या करोगे आप, कैसे आओगे? नूर, आप मुझे बताएं किस टाइम पे आएंगी कल शाम में? बेटा अभी कोचिंग क्लासेस भी तो है ऑनलाइन। कौन सा टाइम फिजिबल है बताइए मुझे। नूर बताइए कौन सा टाइम, बताइए ना मुझे, इंतजार कर रहा हूँ मैं आपका। किस टाइम पे आना चाह रहे हैं? थर्सडे को? श्योर बेटा, थर्सडे को जरूर आए आप, ठीक है। और भी किसी स्टूडेंट को आना है थर्सडे को, आप आ जाइए। 4 से 6 का टाइम फिजिबल है? 4 से 6 में? ओके बेटा, ठीक है, इंशाल्लाह। कोई भी अगर आपका कंफ्यूजन है जो अब तक पढ़ा है हमने चैप्टर नंबर 3 में, आप जरूर आइए, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।